नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम यादव हिंदी मंजूषा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ये वीडियो है। इसके पहले जो मेरी एक क्लास अपलोड हुई थी उसमें हिंदी साहित्य के लेखन की पद्धतियाँ, इतिहास लेखन की पद्धतियों पर बात मैंने किया था। और आज जो है इसमें इतिहास लेखन की परंपरा की बात की जाएगी कि कौन से लेखक हैं और उन्होंने कौन सी अपनी पुस्तक रचना किया और हिंदी साहित्य के इतिहास को किस तरह से लिखा गया है, उनकी क्या विशेषताएं थी, क्या प्रमुख बातें उसमें हैं, इन पर बात किया जाएगा। और ये जो क्लास आज की है ये टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए, जीआईसी प्रवक्ता या एलटी ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, यूपी की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे मध्य प्रदेश की, राजस्थान की या हरियाणा की, ये सभी के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसमें जो मैं बेहतरीन जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। आज अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी मेरा वीडियो मिल सके, पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा। ठीक है। हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के इतिहास लेखन की परंपरा। सबसे पहले इतिहास लेखन की परंपरा में जो नाम आता है वो हैं गारसा द तासी हैं। इन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा और बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा। तो हम सबसे पहले बात इनकी करेंगे कि कौन से लेखक रहे हैं ये। तो ये हैं गारसा द तासी, जो है इनका पहला इतिहास ग्रंथ था, गारसा द तासी। गारसा द ताशी ये फ्रेंच विद्वान रहे हैं दोस्तों, और इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी है ये हैं फ्रेंच विद्वान हैं। ठीक, इनके जो ग्रंथ का नाम है, रचना का नाम है, वो है रचना का नाम इस्तवार द ला, इस्तवार द ला लिटरेतुर, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी, एंदुई एंदुस्तानी, ये इनकी रचना का नाम है, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी। ठीक है। और यहाँ पर ये जो है इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी जो है, यहाँ पर देखिए इनका जो अर्थ क्या, हिंदी में क्या इसका अर्थ होगा ये मैं आपको बता दूं कि इस्तवार शब्द जो है ये किसके लिए है प्रयुक्त, ये इतिहास या हिस्ट्री, इसका अर्थ जो है। और यहाँ पर ये जो है लिटरेचर, ये क्या है, लिटरेचर के लिए है, साहित्य के लिए है। ठीक है, साहित्य, लिटरेचर या साहित्य है। ठीक है। और ये एंदुई शब्द जो है ये क्या है, ये तत्सम भाषा प्रधान है, तत्सम शब्द प्रधान भाषा। और ये प्रयोग किया गया किसके लिए, हिंदी के लिए प्रयोग किया गया, हिंदवी या हिंदी के लिए। ठीक है, हिंदवी या हिंदी के लिए। ठीक है। और ये हिंदुस्तानी शब्द जो है ये क्या प्रयोग किया गया, ये अरबी फारसी मिश्रित भाषा का प्रयोग इसमें है, अरबी फारसी मिश्रित भाषा, अरबी फारसी मिश्रित
भाषा, ठीक है। इसको हिंदुस्तानी या उर्दू कहा गया, इसको हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, और बाद में इसी का नाम क्या हो गया, उर्दू भाषा के रूप में इसको जाना गया, ठीक है। तो इस तरह से जो इस ग्रंथ का नाम जो है, अगर हम हिंदी में इसको करेंगे, हिंदी अर्थ क्या होगा, हिंदुस्तानी व हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदी में अर्थ, इसका नाम जो है रचना का हिंदी में क्या अर्थ हो गया, हिंदी में अर्थ, हिंदी में अर्थ, ठीक है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, हिंदुस्तानी व हिंदवी साहित्य का इतिहास, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी व हिंदुई, हिंदुई साहित्य का इतिहास, व हिंदुई साहित्य का इतिहास, ठीक है। ये रहा ग्रंथ का नाम, जो हिंदी में इसका अर्थ, ग्रंथ का नाम तो यही है, इस्तवार दलाल त्रितुर एंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने इसका आपको अर्थ बताया है कि इतिहास के लिए, साहित्य के लिए, और ये हिंदी और ये हिंदुस्तानी के लिए, ठीक है। तो अब इसका जो हिंदी अर्थ निकाला गया वो क्या हो गया, हिंदुस्तानी व हिंदुई साहित्य का इतिहास, ठीक है। अब इसके बाद आती है बात इसके प्रकाशन वर्ष की, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ, ठीक है। प्रकाशन वर्ष, तो इसका जो पहला संस्करण है प्रकाशन वर्ष का, पहला संस्करण, ठीक है, पहला संस्करण, इसके 2 संस्करण आए, पहला संस्करण, इसमें पहले संस्करण में 2 भाग हैं, ठीक है। पहला भाग 1839, पहला भाग, पहला भाग 1839 ईस्वी, ठीक। और दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग 1847 ईस्वी में आया, दूसरा भाग 1847 ईस्वी में, ठीक। ये तो पहला संस्करण हुआ, ठीक है। इसके बाद इसका जो दूसरा संस्करण हुआ, दूसरा संस्करण, दूसरा संस्करण, इसके 3 भाग हो गए, ठीक है, इसके 3 भाग, दूसरा संस्करण के 3 भाग हैं, ठीक। और पहला संस्करण इसके कितने हैं, 2 भाग हैं, इसके 2 भाग हैं, ठीक। और ये दूसरा संस्करण के कितने भाग हैं, 3 भाग। तो अब देखिए, पहला जो 1839 और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में, और यहाँ पर जो है इसका पहला और दूसरा संस्करण, जो दूसरे संस्करण के 3 भाग है, तो 2 भाग, यानी पहला और दूसरा भाग, इसके 2 भाग हैं, पहला और दूसरा भाग, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा भाग, ठीक। ये आया 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, यानी एक ही वर्ष इन दोनों भागों का प्रकाशन हुआ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो तीसरा इसका भाग है, तीसरा भाग, तीसरा भाग, ये जो है 1871 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब प्रश्न कई बार आता है कि इसके दूसरे संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ, तो 1871 इसको बता दिया जाता है, ठीक है। और पहला संस्करण यहाँ पर है, तो इसका पहला भाग इसको कहा जाता है, अगर केवल यही पूछा जाता है कि हिंदुस्तानी साहित्य इस्तवार दलाल त्रितुर हिंदुस्तानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, अगर भाग आपको नहीं लिखा हुआ है तो पहला ही भाग को माना जाता है, कौन सा है ये, 1839 ईस्वी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला मान लिया जाता है, और दूसरा संस्करण जो कहा जाता है तो वो 1871 लास्ट वाली डेट इसमें मान ली जाती है। तो ये रहा हमारा क्या, इसका हिंदी में अर्थ हो गया, और ये क्या हो गया, इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे बात करते हैं प्रकाशन ये कहाँ से हुआ था और इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, आपने इसे लिख लिया होगा, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, देखिए प्रकाशन कहाँ से हुआ इसका, ठीक है। तो ये ब्रिटेन और आयरलैंड की जो प्राच्य साहित्य समिति थी एक, उसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है, ठीक है। और प्रकाशन किसके द्वारा हुआ, ठीक है, प्रकाशक इसका कौन है, इसका प्रकाशक, प्रकाशक, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड,
ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड, आयरलैंड की क्या थी, एक समिति, प्राच्य भाषा समिति, ठीक है, आयरलैंड की प्राच्य भाषा समिति, प्राच्य भाषा समिति द्वारा, प्राच्य भाषा समिति द्वारा इसका प्रकाशन कहाँ कराया गया, पेरिस में, प्रकाशन पेरिस में, पेरिस में हुआ, ठीक है। फ्रेंच भाषा, फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो ये जो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य भाषा समिति थी, उसके द्वारा इसका प्रकाशन, पेरिस में जो एक प्रकाशन संस्था थी उसके द्वारा ये प्रकाशन इसका हुआ, ठीक है सभी का। तो ये रहा इसका प्रकाशन, कब, किस संस्था के द्वारा ये किया गया, ये भी प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि किस संस्था के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है, ठीक है। तो ये आप इसे नोट कर लें। फिर इसके बाद अब इसमें क्या मुख्य विशेषताएं रही हैं वो इसमें बता देते हैं। मुख्य विशेषताएं, इसको मिटा दें। ग्रंथ की मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही हैं, मुख्य विशेषताएं। देखिए सबसे पहली बात तो ये ग्रंथ जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, सबसे पहली विशेषता तो इसकी यही है, ठीक है। पहला क्या है, यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है या रचित है, फ्रेंच भाषा में रचित है, ठीक है। इसमें कुल 24 अध्याय हैं, इसमें कुल 24, इसमें कुल 24 अध्याय हैं। ये देखिए बहुत ही डीप बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें परीक्षाओं में इसी तरह से आपको डीप प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पीजीटी या टीजीटी की परीक्षा होती है या असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है, तो बहुत ही डीप बात इसमें पूछी जाती है। तो ये जो इसकी विशेषताएं हैं, फ्रेंच भाषा में रचित है, इसमें कुल 24 अध्याय हैं और कुल 700 कितने हैं, 38 रचनाकारों का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें कुल 738 रचनाकार, 738 रचनाकारों का वर्णन किया गया है, रचनाकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें 738 रचनाकार हैं कुल, और हिंदी भाषा के कितने हैं, 72 रचनाकारों की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें हिंदी भाषा के 72 रचनाकारों का वर्णन है, रचनाकारों का वर्णन है, ठीक। तो ये बाकी के कौन से रचनाकार हैं, जो बाकी बच रहे हैं वो किस भाषा के हैं, उर्दू भाषा के रचनाकार हैं। जो यहाँ पर आपको पहले बताया ना कि हिंदुई और हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया है, तो उसमें हिंदी वाले 72 रचनाकार हैं और बाकी जो हैं क्या है, इनकी बात इसमें की गई है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या गया है कि इसमें हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। इसमें हिंदी के प्रथम कवि, इसमें हिंदी के प्रथम कवि के विषय में कोई चर्चा नहीं की गई है, कोई चर्चा नहीं की गई है, ठीक। यानी प्रथम कवि कौन है हिंदी का, इसमें इस बात की कोई चर्चा नहीं, ठीक। अब इसके बाद और इसमें क्या है कि यह वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। यह ग्रंथ किस पद्धति में, वर्णानुक्रम
पद्धति में लिखा गया है, वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति जैसे कि इतिहास लेखन की मैं विधियां बताया था, उसमें वर्णानुक्रम पद्धति जो है पहला है, तो इनका ग्रंथ किस में लिखा गया, वर्णानुक्रम पद्धति में। फिर क्या है इसमें कि इसमें हिंदी के प्रथम कवि, इसमें हिंदी के प्रथम कवि अंगद, प्रथम कवि कौन है, अंगद, प्रथम कवि अंगद, और अंतिम कवि को हेमंत, प्रथम कवि अंगद और अंतिम कवि हेमंत के रूप में वर्णित है। अंतिम कवि कौन है, हेमंत का वर्णन है, हेमंत। ये किस में है, वर्णानुक्रम पद्धति में। अ से आया पहला और ह अक्षर जो है लास्ट में आया है, इसलिए यहाँ पर अंतिम कवि हेमंत का वर्णन है। ठीक, ये रहा इसमें। ठीक है, और क्या है इसमें, और है कि इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस ग्रंथ में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं, काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है, काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। अभी और भी इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इसको नोट डाउन करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे मैं और बात बता रहा हूँ। एक बार आपको और बता दूं इसके बारे में डिटेल क्या है कि यह फ्रेंच भाषा में रचित है। पहली बात, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस में लिखा गया, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, फिर क्या इसमें कुल कितने अध्याय हैं, 24 यानी 24 अध्याय हैं। कुल 738 रचनाकारों का वर्णन किया गया है और हिंदी भाषा के 72 रचनाकारों का इसमें वर्णन है। और इसमें हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है और न ही इसमें कोई काल विभाजन की बात की गई है, न कोई प्रयास किया गया है। और प्रथम कवि के रूप में कौन है, वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। ठीक है, तो इसमें हिंदी के प्रथम कवि अंगद और अंतिम कवि किसका वर्णन है, हेमंत का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद अगला इसमें पॉइंट क्या है, एक कि इसका अनुवाद भी किया गया। ठीक है, हाँ ये हो गया इसमें। इसके बाद आया है इसमें कि इसका अनुवाद 2 लोगों ने किया है इस ग्रंथ का। यहाँ पे जो भी पॉइंट है 8 या 9। ठीक है, तो मौलवी करीमुद्दीन ने, एक ने क्या किया, मौलवी करीमुद्दीन ने इसका फारसी में अनुवाद किया है और हिंदी भाषा में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। दोनों की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मौलवी करीमुद्दीन ने इस ग्रंथ के प्रथम 2 भागों, पहले संस्करण के प्रथम 2 भाग, ठीक है, इस ग्रंथ के पहले संस्करण के प्रथम दोनों भागों का फारसी में अनुवाद किया। फारसी भाषा में सन 1948 में अनुवाद, जो क्या सन 1848 है ना, 1847 से तो हुआ ही था। ठीक है, 1848 है, 1948 नहीं, 1800। ठीक है, 1848 ईस्वी में फारसी भाषा में सन 1848 में अनुवाद किया। ठीक,
प्रथम दोनों भागों का, यानी ठीक है, पहला भाग जो था इसका, पहले भाग का नाम क्या था, पहला भाग, ठीक, इसका नाम इन्होंने क्या रखा, तबकात, नाम क्या रखा इसको मैं लिख दूं, तबकात, पहला भाग का जो नाम, पूरा नाम लिखूं, पहले भाग का, इसको फिर से सही करूं मैं, पहले भाग का नाम, ये ज़्यादा सही रहेगा, पहले भाग का नाम, यानी जो अनुवाद के बाद, जो फारसी में जो अनुवाद किया गया उसका जो नाम इन्होंने रखा वो क्या था, ठीक है, वो नाम इन्होंने रखा तबकात शुअरा, ठीक है, तबकात शुअरा, ये नाम रखा पहले भाग का, ठीक है। और जो दूसरा भाग है उसका क्या नाम रखा गया, दूसरा भाग, दूसरा भाग, दूसरा भाग का नाम, ठीक है, इसका नाम रखा गया तजकिरा ई, तजकिरा ई शुअराई हिंदी, तजकिरा, तजकिरा ई शुअराई, तजकिरा ई शुअराई हिंदी, ठीक है, ये नाम रखा गया इसका अगला भाग। तो ये जो दो भागों का उन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किया, उसका क्या, प्रथम दोनों भाग, पहले भाग का नाम क्या रखा, तबकात शुअरा, और दूसरा भाग का जो नाम था उसका क्या नाम रखा, तजकिरा ई शुअराई हिंदी, ठीक है। इसमें कुल 1004, ठीक है, यानी ये जो इन्होंने अनुवाद किया इसमें कुल 1004 कवियों की बात की, इसमें कुल, यानी ये जो अनुवाद किया गया है इसमें, मूल ग्रंथ में कितने थे, 738 थे, लेकिन इसमें क्या है 1004, इसमें कुल 1004 रचनाकारों की बात की गई थी, रचनाकारों का वर्णन था, परंतु हिंदी के केवल 60 रचनाकारों का वर्णन था, परंतु हिंदी के केवल का वर्णन इसमें था, 60 रचनाकारों का वर्णन मिलता है, ठीक है, का वर्णन है। जो गारसा दत्तासी का मूल ग्रंथ था उसमें 738 थे टोटल, और हिंदी के 72 थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अनुवाद में कुछ और लोगों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया है, ठीक है। तो 1004 हो गए कुल रचनाकार, और 60 रचनाकार क्या हो गए, वो हिंदी के हो गए। तो ये मौलवी करीमुद्दीन ने इस ग्रंथ के पहले संस्करण के दोनों भागों का अनुवाद इसमें किया था, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और इसमें बता रहे हैं, ठीक है। हो गया, ठीक। अब अगला जो अनुवाद किया इन्होंने वो था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, ठीक है, अनुवाद हुआ दूसरा 10वां, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, वार्ष्णेय ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, वार्ष्णेय, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने क्या किया था, इस ग्रंथ का, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया, हिंदुई साहित्य का इतिहास, इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास, इस नाम से इन्होंने इसका क्या किया, अनुवाद, हिंदुई साहित्य का इतिहास, ठीक है, इस नाम से इन्होंने इसका अनुवाद किया। कौन, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया, ठीक है। इसका प्रकाशन या इस ग्रंथ का प्रकाशन, इस हिंदी अनुवाद के ग्रंथ का, इस तरह से लिखें, इस
हिंदी अनुवाद के ग्रंथ का प्रकाशन, हिंदी अनुवाद के ग्रंथ का प्रकाशन, प्रकाशन किस साल हुआ? ये हुआ 1853 ईस्वी में। प्रकाशन 1853 ईस्वी में हुआ, 1853 ईस्वी में हुआ। ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था, कहाँ से किया गया था इसका प्रकाशन? जो है हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद का प्रकाशन 1853 ईस्वी में हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया है। क्या हो गया है? प्रयागराज। हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया, इस ग्रंथ का, हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा, हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद के द्वारा हुआ। ठीक है, या किया गया। ठीक है, इसका प्रकाशन कहाँ से? 1853 ईस्वी में हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद के द्वारा ये हुआ। ठीक है। और इसमें क्या था कि इसमें कुल जो है 358 रचनाकारों का वर्णन था। इस ग्रंथ में कुल 358 रचनाकारों का वर्णन था। 358 रचनाकारों का वर्णन था, जिसमें से हिंदी के कितने थे? जिसमें से हिंदी के 220 रचनाकारों का वर्णन किया गया, जिसमें से हिंदी के 220 रचनाकारों का वर्णन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल रही है इसके द्वारा, रचनाकारों का वर्णन है। ठीक है। तो ये डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वार्ष्णेय द्वारा जो अनुवाद किया गया, ये क्या रहा? हिंदुई साहित्य का इतिहास, इसका इन्होंने अनुवाद इस नाम से किया। ठीक है। फिर क्या है, इस अनुवाद किसके द्वारा किया गया? संस्था का। अनुवाद का प्रकाशन जो है कब हुआ? 1853 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। और हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद के द्वारा इसका प्रकाशन। देखिए यहाँ पर आपको 4 प्रश्न इसमें मिल जाएंगे। पहला क्या है कि गारसा दत्तासी के ग्रंथ का अनुवाद हिंदी में किसने किया? हिंदी अनुवाद किसने किया? एक तो ये प्रश्न हो गया। फिर अगला क्या हुआ कि उस ग्रंथ का नाम जो हिंदी में अनुवाद किया, उसका क्या नाम है? हिंदुई साहित्य का इतिहास हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1853 ईस्वी में। किसके द्वारा, यानी किस संस्था के द्वारा, किस प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया? तो हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद के द्वारा प्रकाशित हुआ। इसमें कुल कितने रचनाकार? 358 रचनाकारों का वर्णन, और 220 रचनाकार जो थे वो किसके थे? हिंदी भाषा के इसमें थे। ठीक है। एक और खास बात जो कि रामचंद्र शुक्ल के बिना अधूरी रह जाती है, उनकी टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को, किसको? इसको वाले को नहीं, ये वाला जो गारसा दत्तासी का जो मेन ग्रंथ है, इसको इतिहास ग्रंथ नहीं माना है। उन्होंने इसको केवल एक कविवृत्त ही माना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी उनकी इस पर है। तो यहाँ पर ये भी लिख लें इस ग्रंथ की विशेषताओं में कि रामचंद्र शुक्ल ने गारसा दत्तासी के ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ नहीं माना। इतिहास ग्रंथ नहीं माना है, केवल कविवृत्त माना। इतिहास ग्रंथ नहीं माना है, केवल कविवृत्त ही माना है। केवल कविवृत्त माना है। ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में केवल आपको क्या करना है, इतनी जानकारी आपको गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ की इस वीडियो में मिल गई कि रचना क्या है, कब प्रकाशन हुआ उसका,
पहला संस्करण, दूसरा संस्करण हुआ, कितने रचनाकार हैं हिंदी भाषा के, कितने हैं, और किसने इसका अनुवाद किया। मौलवी करीमुद्दीन ने फारसी में अनुवाद किया, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी में अनुवाद किया, और रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को क्या माना, केवल कवि वृत्त का मतलब केवल कवियों का परिचय भर ही इस ग्रंथ में है। और मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इसमें इतिहास के काल विभाजन की कोई बात नहीं की गई, कोई चर्चा नहीं की गई, न कि कोई प्रयास किया गया, और न ही हिंदी के पहले कवि के बारे में इसमें कोई बात की गई। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आपका इतना ही। अगर आपको ये मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, जो कि निश्चित रूप से जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, और जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर उनके लिए ये लाभकारी होगा, और बेहतरीन जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया है। इसी तरह की आगे और मेरी वीडियो आएगी जिसमें आपको जानकारी मिलेगी इतिहास ग्रंथों के बारे में। अभी शुक्ल जी का ग्रंथ है, शिव सिंह सेंगर का है, मिश्र बंधुओं का ग्रंथ है, उनके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा।